हाय फ्रेंड्स, स्टडी विथ उत्पल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री लेसन का एक चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि तत्व क्या है, तत्वों की आवर्ती जो आवर्त सारणी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर क्या जरूरत पाया जो हम तत्व को एक प्लेटफॉर्म में सजाकर पढ़ें, इनके बारे में किसने प्रथम जानकारी दी, प्रथम प्रयास किसने किया, वहां से लेकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी तक बनने तक के सफर की पूरी विस्तार पूर्वक आज हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, अच्छी तरह से समझेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग को मेरी जो कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश, बहुत पसंद आएगी और हमारे साथ बने रहे वीडियो में। आपको आज कुछ ना कुछ जरूर नया मिलेगा दोस्तों, मेरा वादा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एलिमेंट्स किसकी, अब देखिए, तत्व की वर्गीकरण। अब हम एलिमेंट्स के बारे में जरा सा जाने। तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई है। दोस्तों, याद रखिएगा। अब पूरे दुनिया सब में, ब्रह्मांड में सब कुछ ना कुछ क्या चीज से बना है? पदार्थ से बना है, मैटर से बना है, पदार्थ से बना है। पदार्थ किससे बना है? तत्व से बना है। कहने का मतलब हुआ कि तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई है, मूल इकाई है। अब आवश्यकता क्यों पड़ी आवर्त का, अभी समझिएगा दोस्तों। तब बात है कि प्राचीन काल में हमारे पास या हम लोगों को उतने तत्व की जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके गुणों के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को ज्यादा विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। बात 1800 की है। 1800 में हम लोग के पास 31 तत्व की जानकारी थी। बात 1865 की आती है दोस्तों, तो धीरे धीरे इसकी संख्या कहां हो जाती है? 63 हो जाती है। लेकिन अगर वर्तमान समय में आपको देखा जाए तो कोई बुक में आपको कहीं 112, कहीं 114, अमूमन आपको 118 तत्व के बारे में पढ़ना पड़ता हो। इसमें 118 तत्व में से 98 तत्व क्या है? नेचुरल है दोस्तों, नेचुरल। अब एक बात पूछते हैं आपको, 1800 में 31 तत्व के बारे में जानकारी करना कठिन, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन 65 आती है दोस्तों तो 63 जरा जरा जटिलता बढ़ती जा रही है। जैसी आ रही वर्तमान में आ ज्यादा जटिलता। अब देखिए, बात खाली तत्व याद करने का नहीं है, तत्व के गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके यौगिक वगैरह सभी प्रकार की जानकारी लेना है दोस्तों। इसीलिए एक प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छी आवर्त सारणी की जरूरत पड़ी। अब रहा बात कि इनके बारे में किसने प्रयास किया, आवर्त सारणी बनाने में कौन कौन अपना योगदान दिए, उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। इसको रफ कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रथम प्रयास का दोस्तों। तो प्रथम प्रयास की जब बात करते हैं, प्रथम प्रयास तो 18वीं शताब्दी में देखिए, प्रथम प्रयास, इसलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 18वीं शताब्दी में लेवोसियर नाम के एक व्यक्ति, एक रसायनज्ञ थे, लेवोसियर। इन्होंने पदार्थ तत्व को बांटा, अपने अनुसार से बांटा। इन्होंने पदार्थ को दो भागों में बांटा, धातु एवं अधातु। तत्व को दो भागों में बांटा, धातु एवं अधातु। इनके अनुसार से तत्व दो भागों में बांटा गया, लेकिन ये सफल नहीं थे दोस्तों। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रथम प्रयास इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद आता है डूमा की सम्मूलक श्रेणी। याद रखेगा, एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, डूमा। इन्होंने एक सम्मूलक श्रेणी की खोज की, सम्मूलक श्रेणी, लेकिन ये भी ज्यादा सफल नहीं हो सका दोस्तों। इनके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, प्राउड की परिकल्पना, जान सुने होंगे, प्राउड की परिकल्पना। देखिए, हम जानते हैं कि आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन जरा सा आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। सुनिएगा, प्रथम प्रयास लेवोसियर, दूसरा जो था ड्यूमा ने सम्मूलक श्रेणी दिया। इसी के आधार पर, संयोजकता के आधार पर भी बांटा गया दोस्तों। एक समान संयोजन वाले एक तत्व को एक समान समूह में रखा गया, लेकिन ये भी ज्यादा सफल नहीं हो सका। उसका प्राउड की परिकल्पना आई, ये भी ज्यादा सफल नहीं हुआ। तब अंततः
1800 ईस्वी में डायबोर्नियर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ट्रिक का नियम दिया। ट्रिक या तिर्यक का नियम कहते हैं। डायबोर्नियर क्या दिया दोस्तों? तो ट्रिक का नियम दिया। अब इनके बारे में चूंकि क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम जरा सा इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ अच्छे से ध्यान देंगे। तिर्यक का नियम, ट्रिक या तिर्यक का नियम, डायबोर्नियर साहब ने दिए दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत करीब से, बहुत एकदम छोटी छोटी बातों को हम बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, ध्यान दीजिए। डायबोर्नियर ने, इन्होंने त्रिक या तिर्यक में ही लगता है 3, इसका मतलब क्या हुआ? 3। 1800 देखिए, ये दो चीज बात बताएं। 1800 ईस्वी की बात अगर करते हैं तो 1800 ईस्वी में इन्होंने बताया कि तत्वों के गुण में एक निश्चित प्रवृत्ति पाई जाती है। तत्वों के गुण में क्या पाई जाती है? तत्वों के गुण में क्या पाई जाती है? निश्चित प्रवृत्ति पाई जाती है। निश्चित प्रवृत्ति पाई जाती है। अब बात 18 देखिए, एक चीज तो बता दी। अब बात इसी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों 1829 की। 1829 जैसी बात 1829 में आता है तो ये रुके नहीं थे। वही वाला बात है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये रुके नहीं दोस्तों। और 1829 में एक नियम बताएं, 3 तत्वों का समूह दिए, 3 तत्वों का समूह दिए, 3 तत्वों का समूह दिए, इसे ही ट्रिक का नियम कहा गया दोस्तों। इन्होंने 3 तत्व को एक साथ रखा, 3 समान गुण वाले तत्व को एक साथ। जैसे एग्जांपल देते हैं देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन्होंने इनके सब देखिए, इनके बारे में जरा कहाँ पढ़ा जाता है विशेष, ये बात समझिए। क्यों इनको याद किया जाता है? क्यों प्राउड की उतना याद नहीं की जाती? क्यों ड्यूमा की याद उतना नहीं आती? क्यों लैवोजियर की याद नहीं आती? इनके लिए याद इसलिए आती है कि इनका जो था नियम, तिर्यक का नियम, कुछ तत्वों तक अच्छा से गया, कुछ तत्वों तक बहुत ही अच्छा तक था, लेकिन कुछ ही तत्वों तक सीमित था। चलिए, इनके तिर्यक के नियम के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। ऐसे भी 10वां, देखिए आप 10वां का हो या फिर 12th का हो या फिर आप कंपटीशन का हो, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तब आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। कंसेप्ट नहीं क्लियर है, आपको आगे चल के परेशानी होगी। इसलिए इस बात पर आप हमारे साथ बने रहें और देखें। रहा बात लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें आपको 2 गुण बताएंगे। इसकी लिथियम की परमाणु संख्या की बात आ जाए दोस्तों 7, पोटेशियम 23, और जैसी बात आता है सोडियम का 23 और पोटेशियम का 40। अब इसमें 2 चीज आपको बताएंगे। तिर्यक का नियम क्या कहता है? तिर्यक का नियम क्या कहता है? तो तिर्यक का नियम कहता है दोस्तों कि किनारे वाले दोनों तत्वों का परमाणु भार, किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत द्रव्यमान किसके बराबर होंगे? बीच वाले तत्व के परमाणु भार के। एग्जाम्पल में देखिए, ध्यान दीजिए, एक तत्व माने ए है, एक तत्व माने बी है, एक तत्व माने सी है। अब हम कहेंगे कि जो बी का भार है, किसका भार? बी का जो भार है ए तथा सी के औसत भार के क्या है? बराबर है। कम मतलब कि इसके जो बराबर है, बात वही है, या फिर यहां भी बी रखें, कोई दिक्कत नहीं। बात समझिए कि दोनों किनारों वाले तत्वों के परमाणु भार के औसत भार के बराबर किसके? बीच बराबर है। चलिए अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, रहा बात पोटेशियम का। अब यही बीच वाला बात कौन है? पोटेशियम, सोडियम का दोस्तों, जरा सोडियम का बीच वाले कौन सा तत्व है? सोडियम है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
सोडियम का जो परमाणु भार है किसके बराबर है? लिथियम प्लस पोटेशियम का औसत वेग। जिस एग्जाम्पल देखिए 7, इसका कितना है? लिथियम का 7 प्लस पोटेशियम का कितना है? 39 बटा औसत वेग मतलब क्या होता है? नंबरों का योग बटा नंबर। तो नंबर के योग कितना आ गया? आप देखिए इसको छोड़िए, 9 7 16 के छो बाकी 1 7 3 3 1 4 बटा कितना 2, कितना आया? 3 दूनी 46, 23 आया। दोस्तों आपको पता है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना? 23 है। यहाँ जब मिस्टेक हो गया दोस्तों, जरा सा लिखने में माइनस ध्यान दीजिए, 23 है। सोडियम की परमाणु भार कितना है? 23। आपको एक चीज पता चल गई। अब एक चीज और हम बताएंगे, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, एक इन्होंने समूह जो बताया, एक बना देखिए कैल्शियम अस्टार्सियम बेरियम, कैल्शियम अस्टार्सियम और बेरियम, कैल्शियम अस्टार्सियम और बेरियम। रहा बात कैल्शियम का, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 40। रहा बात अस्टार्सियम दोस्तों, तो अस्टार्सियम की परमाणु संख्या 88। और रहा बात बेरियम, तो बेरियम की परमाणु संख्या 137। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बेरियम अस्टार्सियम सॉरी कैल्शियम बेरियम और अस्टार्सियम, इसमें भी देखिए वही नियम लगता है। रहा बात अस्टार्सियम की परमाणु भार बराबर, तो दोनों का योग बटा संख्या, तो 40 प्लस 137 बटा 2। आप देखिए जोड़िए तो कितना आता है? 7 4 3 7 1 बटा 2। 8 दूनी के 16 एक आया, 8 दूनी के 16 पॉइंट समथिंग लगभग कितना है? 88। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तिर्यक का नियम क्या है। आशा करते हैं दोस्तों ये आया होगा। अब इसमें एक चीज और दिमाग लगाए यहीं पर समझिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सोडियम इससे ज्यादा बढ़ाई? क्रमबद्धता देखिए, क्रियामूलक, दोनों के जो क्रियामूलक है उसमें क्रमबद्धता देखें, इससे बढ़ाई मिला सकते हैं। रही बात यहीं पर, इससे बढ़ाई जा रहा है, इससे बढ़ाई। आप इसमें दो चीज नियम समझिएगा कि कर्मता एक दूसरे से क्या है? बढ़ रहे हैं। अगर घटेगा भी तो कर्मता एक दूसरे से घटेगा भी। जैसे घटने की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आप यही समझ लीजिए, यहां समझिए, यहां दिख रहा होगा दोस्तों, यहां अच्छा से समझिएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन की परमाणु भार अगर बात किया जाए दोस्तों, परमाणु तो देखिए 35.5। ब्रोमीन की बात किया जाए 80, आयोडीन की बात किया जाए 27। देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर हम इसको इस साइड से लिखेंगे तो वही बात है। मतलब कर्मता देखिएगा कि एक दूसरे से क्या क्रियामूलक कर्मता, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घटेगा तो घटेगा। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम न्यूलैंड का अष्टक के नियम की चर्चा करेंगे दोस्तों। ले लीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों अष्टक के नियम। इसको इंग्लिश में ओक्टा, इसको इंग्लिश में समझिएगा ऑक्टाबस या अष्टक। देखिए इस नियम को न्यूलैंड ने दिया। किसने दिया? न्यूलैंड्स ने, न्यूलैंड्स ने दिए थे। कब? 1865 में, 1865 में। अब देखिए इनको जरा सा अच्छा से समझिए। इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। याद रखिए, इन्होंने तत्वों को किसमें? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया।
किसी भी तत्व, इन्होंने बताया कि किसी भी तत्व से स्टार्ट करने पर हर 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के बराबर होंगे। याद रखिए कि किसी भी तत्व से स्टार्ट करने पर 8वें तत्व का गुण, 8वां तत्व का गुण किसके बराबर होंगे? फर्स्ट तत्व के गुण के क्या होंगे? बराबर होंगे। इनका जो देखिए, अब यहां एक चीज समझिएगा, यह संबंध उसी प्रकार था जैसे 8 म्यूजिकल नोट में होते हैं, जैसे सा रे गा मा। या ध्यान दीजिए, सा रे गा मा प धा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हर 8वां का संबंध किससे? पहले से क्या है? बराबर है। इसीलिए इसको अष्टक का नियम या ऑक्टावस, अष्टक का नियम कहा जाता है। आज पहला क्वेश्चन तो बन जाता है, किसने दिया? न्यूलैंड। किस क्रम में सजाया? तो इनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। इसका जो अष्टक का नियम किससे संबंध रखता है? तो 8 म्यूजिकल नोट, म्यूजिक के 8 जो नोट होते हैं उसके या संबंध में रखता है, संबंध बताता है। जैसे इसी पर अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो देखिए, यहां से शुरू करने के बाद इसका गुण किससे मिलता है? मैग्नीशियम। इसका जो है 1 से अगर वैल्यू से यहां से स्टार्ट करते हैं तो मैग्नीशियम 8वां तत्व है। अब दोनों का गुण क्या है? दोनों का गुण क्या है? लगभग समान है, लगभग समान है। बात अगर हम अब एक बात यहां जब बहुत जरूरी है कि आखिर ये इतना ठीक था तो क्यों नहीं सफल हुआ? इनका सफल नहीं होने के कारण सबसे बड़ा कारण ये था कि जो इनका अष्टक का नियम था सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहां तक सीमित था? सिर्फ कैल्शियम तक सीमित था। अब आपको पता है कि कैल्शियम तक हम लोग 8वें तत्व कैल्शियम तक को क्या कहते हैं? कैल्शियम तक सीमित था, और जो कि हल्के तत्व की अंतिम कह सकते हैं हम यहां से हल्का तत्व है। इसके बाद जो भी तत्व आते हैं भारी तत्व कहलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इनके तत्व कैल्शियम तक सीमित था या हल्के तत्वों तक सीमित रहा। जैसे अगर हम भारी तत्व की बात करते हैं तो ये खत्म हो जाता है। एक कारण ये था। दूसरा कारण इनका एक अनुमान था। देखिए इस समय इनका कहना था कि अभी 56 तत्व का खोज है। इनके समय तक कितने तत्व कहा जा सकता है? 56। इनके अनुसार से 56 तत्वों का ही ज्ञात है। एक तो ही बात हुआ। दूसरा इन्होंने कहा था कि आगे कोई भी तत्व का आविष्कार नहीं होगा। इन्होंने 2 चीज अनुमान लगाया कि अभी तक प्रकृति में 56 तत्व का ही आविष्कार है एवं आगे चलकर कोई आविष्कार नहीं होगा, जो कि क्या है? सरासर गलत है। देखिए पहला रीजन इसका लागू नहीं होने, सफल होने के कारण कैल्शियम तक सीमित। दूसरा इनका अनुमान गलत। तीसरा आक्रिय गैस की खोज हो जाने के कारण, आक्रिय गैस की खोज हो जाने के कारण आपको पता होगा कि हर 9वें तत्व का गुण, हर 9वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के बराबर हो गए। पहले तत्व के गुण के क्या हो गए? बराबर हो गए। और इन्होंने बताया था कि हर 8वां तत्व का गुण किससे? पहला से। लेकिन यहाँ गलत हो गया। अब 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत। 1 गलत तो भगवान भी 2 गलत माफ करता है, तीसरा गलती कोई ने माफ किया, इसलिए ज्यादा सफल नहीं हो गए। लेकिन इनके बारे में एक चीज तो आपको समझना होगा दोस्तों कि इन्होंने ही अष्टक के नियम के तहत इन्होंने ही पहली बार समझाया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करती है। पहला बात देखिए, ऐसे सुनिए, समझिए, तत्वों के गुण उनके परमाणु भार पर निर्भर करती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने ही पहली बार बताया कि तत्वों के गुण आवर्ती होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? आवर्ती होते हैं। इनके बारे में ज्यादा विषय नहीं पढ़ना। हाँ एक चीज आप कह सकते हैं कि इनके पहले एक और वैज्ञानिक थे, AEBD चैन कोर्टोइस। AEBD चैन कोर्टोइस 1862 में फ्रांस के थे। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने भी बढ़ते हुए द्रव्यमान के
कर्म में ही सजाया था, और इन्होंने तत्वों को वृत्ताकार एक वृत्ताकार पथ में सजाया था, जो कि ज्यादा सफल नहीं हो सका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मेंडलीव की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों भले ही न्यूलैंड का अष्टक नियम सफल नहीं हो सका, लेकिन 1887 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है, इन्होंने मेंडलीव को न्यूलैंड को डेवी पुरस्कार से सम्मानित किया। किससे दोस्तों? डेवी पुरस्कार से। चलिए अब बात करते हैं मेंडलीव की। मेंडलीव या कहीं मेंडलीव भी, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 8 फरवरी 1834 में टोबोलस, जो कि आपको पता है कि रूस के ऊपरी क्षेत्र को हम लोग साइबेरिया कहते हैं। इस ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए साइबेरियन क्षेत्र मतलब रूस में हुआ। इनके जो कैरियर है दोस्तों, इनका जो जीवन है, इनमें सबसे ज्यादा योगदान, जो अहम योगदान इनकी माता की है, याद रखिए। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। दामित्री मेंडलीव एवं लोथर जर्मेयर, देखिए याद रखिए, दो वैज्ञानिक हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। मेंडलीव प्लस लोथर मेयर, ये दोनों समकालीन थे दोस्तों, और दोनों समकालीन थे। अब देखिए ध्यान दीजिए, दोनों के प्रयास से आवर्त सारणी के विकास में विजय मिला। याद रखिए, इन्हीं दोनों मेंडलीव एवं लोथर मेयर के ही प्रयास से आवर्त सारणी में विजय मिला। दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते थे, बहुत ही ध्यान दीजिए यहाँ पर, दोनों स्वतंत्र मतलब अपने अपने काम में स्वतंत्र थे, दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते थे। इन्होंने 1869 में, इन दोनों ने 1869 में एक अपना योजना प्रस्तावित किया कि जब तत्व को उनके परमाणु कर्ण में रखा जाए, तब निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में, मतलब उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में एक समानता पाई जाती है। यहां ध्यान दीजिए, जब तत्व को उनके परमाणु कर्ण में सजाया जाए, परमाणु भार के कर्ण में सजाया जाए, तब एक निश्चित अंतराल के बाद, उनके गुणों में, और गुण की यहां जब बात की जाती है तो भौतिक प्लस रासायनिक, उनके गुणों में समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? समानता पाई जाती है। ये बात दोनों ने प्रस्तावित किया था। किसने? मेंडलीव ने भी और लोथर मेयर ने। लेकिन जैसी बात आगे बढ़ते हैं, देखिए पहले बता दें, दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। 1868 की बात है, 1868 की बात है, 1868 की बात है। लोथर मेयर ने इन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई। देखिए अकेले बनाई, क्या बनाई दोस्तों? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल बनाई। इन्होंने जो बनाई पीरियोडिक टेबल, यहां ध्यान दीजिए कि इनका जो ये पीरियोडिक टेबल है, आज का जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, इससे बहुत काफी मिलता जुलता था। अब बात कीजिए कि क्यों मिलता था, फिर भी सफल नहीं हुआ, फिर भी जग में इनका नाम कम है। मेंडलीव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत कम है। क्योंकि इनका जो था, मेंडलीव का जो दिए थे विवरण, ये पहले तो दिए, एक आवर्त सारणी बनाए पहले, लेकिन इनका जो विवरण था, ये जो बनाए मेंडलीव, ये प्रकाशित नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? मेंडलीव
मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उससे पहले प्रकाशित नहीं हुआ। एक बात आपसे पूछते हैं, जो जागेगा वो पाएगा, जो खोएगा वो सोएगा। दोस्तों ये बना तो नहीं है पहले, लेकिन इनका प्रकाशन नहीं हो सका था। और जब चूंकि मेंडलीव के आवर्त सारणी से इनका पहले प्रकाशन नहीं हुआ, अब मेंडलीव ने जब अपना आवर्त सारणी से पहले प्रकाशित कर दिया, इनका भी आवर्त सारणी बहुत ठीक ठाक था। इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, इसीलिए यहां से एक चीज हम लोग पढ़ेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में किनका योगदान है दोस्तों? तो मेंडलीव का योगदान पढ़ेंगे, मेंडलीव का योगदान पढ़ते हैं। हमको लग रहा है कि आप देखिए, हम इसको क्यों पहले बताएं, मेंडलीव के आवर्त सारणी पढ़ाने से पहले इसे एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, आपको एक बेस मिल गया कि आखिर क्या था। कभी लोथर मेयर, मेंडलीव दोनों का योगदान कभी कभी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा था, फिर भी लोथर मेयर का नाम क्यों नहीं हुआ? इससे आशा करता हूं कि आपको एक अच्छा सा समझ में आ गया। इसका आप एक मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाते हैं। चूंकि दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव का योगदान माना गया, इसलिए मेंडलीव के आवर्त सारणी को जरा अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए आप समझिए, यहां से 2 क्वेश्चन तो सबसे पहले आ जाता है मेंडलीव के बारे में कि मेंडलीव का जन्म कहां, मेंडलीव किस देश के थे? तो रूस के थे। मेंडलीव के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? तो 63, वो आगे बताएंगे हम आपको। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था किस नियम का था? मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम क्या था? सीधी रेलवे में पूछ दिया जाता है। अब यहां से समझिए कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी जो था, नियम था, किस नियम पर था? कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। बात समझिए कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। अब आवर्ती फलन होते हैं, इसके बारे में समझें। अर्थात हम कहना चाहते हैं कि तत्वों के परमाणु भार के क्रम में सजाने पर, तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाने पर एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व मिल जाते हैं। दोस्तों इनका यही था, आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था किस नियम पर था, तो उसके तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन के नियम पर था। अब बात यहां समझिए कि इनके समय कुल कितने तत्व की हो चुकी थी? 63 तत्व की खोज हो चुकी थी। अब देखिए इनके आवर्त सारणी में 2 बात अहम है। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया उसमें एक लाइन ऐसे दिए, इन्हीं को हम लोग वर्टिकल भी बोलते हैं या क्षैतिज भी बोलते हैं, उदग्र लाइन। अब देखिए उदग्र जो लाइन बनाए, इन्हीं को हम लोग क्या कहें? वर्ग। क्या बोले दोस्तों? वर्ग या समूह। इनकी संख्या 9 थी, और हर एक वर्ग में 2 उपवर्ग थे, ए एंड बी। क्या थे? उपवर्ग थे। यही उपवर्ग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया दोस्तों? अलग अलग वर्गों में छाट दिया गया। इसीलिए अभी हम लोग कितना वर्ग पढ़ते हैं? 18 समूह पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि 18 समूह अब पढ़ते हैं, तब क्या था? 9 समूह, और 9 समूह का 2-2 को उप समूह। बात अब एक लाइन इस तरह से बना है, इसे हम क्षैतिज कहते हैं। क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइन।
इसको हम लोग क्या बोले, आवर्त बोला। हम लोग नहीं, मेंडलीफ ने इस लाइन को आवर्त कहा। चूंकि इसकी कुल संख्या 7 थी। कितनी थी? उस समय भी 7 थी, आज भी 7। अब बात देखिए यहां क्या हुआ, भले आवर्ती मतलब परमाणु भार के आवर्ती फलन के क्रम में सजाएं, लेकिन उनको एक चीज पता था दोस्तों कि अगर हम सिर्फ परमाणु भार को ही अगर वैल्यू देंगे तो मेरा बहुत सा तत्व तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल से बाहर हो जाएगा। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमाणु भार के क्रम से ज्यादा, परमाणु भार के क्रम से ज्यादा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण को प्राथमिकता दी। याद रखिए, परमाणु क्रम से ज्यादा उन्होंने प्राथमिकता किसको दी है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को दिया। इसका साफ एग्जाम्पल देखिए, आयोडीन। अगर हम आयोडीन की परमाणु भार की बात करते हैं दोस्तों, आयोडीन, तो आयोडीन की परमाणु भार इस देखिए क्यों इसका चर्चा किया, सुनिए। वर्ग 6 में एक तत्व है, उसका नाम है टेलुरियम। टेलुरियम, बात यहां अच्छा समझिए। इसका जो परमाणु भार है, टेलुरियम का जो परमाणु भार है, इससे क्या है, बड़ा। इससे क्या है, बड़ा। अब ध्यान रखिए, तो हमेशा इससे पीछे इसका रहना चाहिए, लेकिन नहीं, टेलुरियम कहाँ है, वर्ग 6 में है, लेकिन आयोडीन कहाँ है। आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन को वर्ग 7 में किसके साथ, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं क्लोरीन के साथ रखा। याद रखिए, वर्ग 7 में हाइड्रोजन तत्व ग्रुप है, उसमें किसके साथ, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन के साथ रखा गया। अगर बात किया जाए सिर्फ भार का तो इससे पीछे होना चाहिए, लेकिन यहाँ इससे आगे। किसके आधार पर, क्योंकि इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, तभी तो वे इतना ज्यादा सफल हुए। बात अब हम वर्ग 8 की करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक क्रामक किया। वर्ग 8 में 3 तत्वों के समूह को एक साथ रखा, और भी किसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन में। जैसे मान लिया 3 तत्व ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में रखा, मात्र 3 तत्वों को एक साथ रखा। अब देखिए, इन्होंने पूर्वानुमान भी लगाया था कि नए, देखिए यहाँ बहुत अच्छा चीज समझिए, यहाँ एक अच्छी बात समझिए, इसको हम मिटाते हैं दोस्तों। इन्होंने पूर्वानुमान मतलब पहले सोच लिए थे कि आने वाला समय में नए तत्वों का आविष्कार होगा, इसीलिए अपने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान छोड़ दिए थे। जैसे एग्जांपल देखिए, इनकी जब पीरियोडिक टेबल बना था, उस समय आपको याद होगा कि जब इसके पीरियोडिक टेबल बना तो गैलियम एवं जर्मेनियम 2 तत्व है। गैलियम बहुत ऐसे तत्व है, लेकिन हम 1-2 को उदाहरण देते हैं। गैलियम एवं जर्मेनियम का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे, याद रखिए उस समय का आविष्कार या खोज नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एल्युमिनियम प्लस सिलिकॉन के नीचे क्या किए, खाली स्थान छोड़ दिए। इस खाली स्थान को क्या कहा गया, क्रमशः क्या कहा गया, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, क्या कहा गया, एका सिलिकॉन कहा गया दोस्तों। अब एक बात याद रखिए कि इन्होंने हाइड्रोजन को 2 वर्गों में रखा। यहाँ देखिए 1-2 चीज आप ध्यान दीजिए, इन्होंने हाइड्रोजन को किसमें, 2 वर्ग में रखा। हाइड्रोजन को वर्ग 1 में एवं वर्ग 7 में रखा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रवृत्ति होती है, जो गुण होता है, वो क्षारीय धातु का भी गुण होता है एवं हाइड्रोजन धातु का भी गुण होता है, इसीलिए उसको 2 वर्गों में रखा। देखिए चूंकि इनका जो है सफल तो हुआ, लेकिन पूरा सफल नहीं हुआ, इसीलिए आगे क्या हुआ, मोसले साहब ने एक नए, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, का आविष्कार किए, जो कि हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन नहीं, पूरा क्वेश्चन, ज्यादातर 90% क्वेश्चन किससे आता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से।
चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर हम पहले पढ़ाते दोस्तों तब आपको समझ आता, लेकिन आ भी सकता या नहीं भी आ सकता था। लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देखे होंगे तो आपको अगला नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। उसके अगला वीडियो हम लोग इतना निचोड़ देंगे तो टोटल एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। हाँ, एक याद रखिए कि भले ही सफल ज्यादा नहीं हुए, लेकिन इन्हीं के नाम पर देखिए, ये एक बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति थे, एक बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति थे। जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना के रिटायर हुए तब माप तौल जो एसआई पद्धति आप लोग पढ़ेंगे, माप तौल में ये काम करने लगे, उनका निर्देशक बन गए थे। इन्हीं के एक तरह से कह सकते हैं कि इन्हीं की इज्जत बख्शने के लिए आप एक वैज्ञानिक का नाम लेते हैं गलेन टी सीबर्ग, जो कि यूएसए अमेरिका के थे। इन्होंने एक तत्व का खोज किया, लेकिन अपने नाम पर, चूंकि उस समय का नियम था कि जो भी खोजता था अपना नाम पर रखता था, लेकिन इन्होंने अपने नाम पर ना रखकर मेंडलीव को इज्जत बख्शने के लिए मेंडलीव के नाम पर रखा दिया मेंडलीवियम, जिसकी परमाणु क्रमांक 101 है। देखिएगा दोस्तों, परमाणु क्रमांक 101 में मेंडलीवियम है। अब देखिए मोसले की बात करेंगे तो चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए दोस्तों, इसलिए हम आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत अच्छा से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।